कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको एक आर्टिकल दे के रखा है जो हमारे ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करता है। जी हाँ, हम जिस आर्टिकल के बारे में आज पढ़ने वाले हैं जो हमारे वेरियस ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, जैसे राइट टू लाइफ, राइट टू फ्री एजुकेशन, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू गो अब्रॉड, राइट टू गेट स्लीप, राइट टू गेट वुमेन विद डिग्निटी, राइट टू लाइफ, राइट टू वुमेन गेट लाइफ विद डिग्निटी। तो इन सारे तरह के ह्यूमन राइट्स जो है इस आर्टिकल में दिए गए हैं, और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस आर्टिकल को हार्ट ऑफ द आर्टिकल भी, हार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट भी कहा है। तो इस आर्टिकल के बारे में हम लोग जानेंगे। माय नेम इज अमित कुमार एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और पूरे अच्छे तरह से समझेंगे कि आर्टिकल 21 है क्या, और ये कैसे केस बाय केस और समय के साथ साथ इसका कंसेप्ट वाइडर होता चला गया है। तो मेरे साथ बने रहिए, प्लीज डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और ये इस तरह करने से आप मुझे मोटिवेट करेंगे और मैं इसी तरह बहुत सारे इंडियन पॉलिटी पर वीडियो बनाऊंगा जो आपको डेफिनेटली आपको आपके एग्जामिनेशन में और डे टू डे लाइफ में आपको हेल्प करेगा, जो आपके नॉलेज को इन्हांस करेगा और मुझे भी मोटिवेट करेगा ताकि मैं आगे वीडियो बना सकूं। तो आज जिस आर्टिकल के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जो आर्टिकल 21 है, जो फंडामेंटल राइट के पार्ट 3 में आता है। तो ये आर्टिकल जो है वो बेसिकली 3 कीवर्ड पे काम करता है, राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी एंड प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। अब इन तीनों चीजों के बारे में हम लोग को डीपली में समझना पड़ेगा, ये तीनों है क्या। राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, जिसके बारे में आप सब जानते हैं कि राइट टू लाइफ जो है वो किसी भी पर्सन का एक बेसिक राइट होता है, और ये पहले ये इसको कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले ये एक फंडामेंटल राइट नहीं था, लोगों की लाइफ इसी तरह ले ली जाती थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। बिना प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के, बिना किसी कानून के आप किसी की भी लाइफ उससे छीन नहीं सकते हैं। ये आर्टिकल 21 का वायलेशन है और इसके अगेंस्ट आप रिट पिटीशन भी कर सकते हैं, ये बात आपको पता है। तो मैं बात करने वाला हूँ प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ कैसे समय के साथ साथ इलाबोरेट होता चला गया और ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ में कैसे वो बदलता चला गया, कैसे हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ इनहेरिट किया है, वो उन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग आज बात करेंगे कैसे राइट टू लाइफ जो है वो कैसे। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए कि अगर किसी राइट टू लाइफ किसी का पर्सनल लिबर्टी है, पर्सनल फंडामेंटल राइट है, तो क्या जो कैदी जो है वो जो जेल में बंद है, क्या वो उनका फंडामेंटल राइट इन्फ्रिज हो रहा है क्या? नहीं, डेफिनेटली नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको जो सजा मिली है वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के द्वारा सजा मिली है, कानून के तहत मिली हुई है, कानून में जो लिखा हुआ है उसके तहत उनको वो सजा मिली हुई है। तो ये जो आर्टिकल जो है वो उस चीजों को कवर नहीं करता है जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ जो है उसके अगेंस्ट, उसके अंदर में आता है। तो मैं फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं आपको। उस समय एक लैंडमार्क जजमेंट आता है, AK गोपालन वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें क्या हुआ था, AK गोपालन को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर उनको कैद कर लिया गया था। तो AK गोपालन ने इसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया था कि चूंकि मेरा ये डिटेंशन किया गया है जो मेरे पर्सनल लिबर्टी को इन्फ्रिंज करता है। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था कि अगर ये आपको डिटेन किया गया है तो इसके लिए प्रोसीजर एस्टेब्लिश किया गया है, उसके अंदर उसके तहत कानून लिखा गया है, उसी के तहत आपको अरेस्ट किया गया है। तो ये किसी तरह का आपके पर्सनल लिबर्टी को इन्फ्रिंज नहीं कर रहा है, और उस केस में AK गोपालन की हार होती है। तो 1950 के AK गोपालन के केस में हमने देखा कि कैसे आर्बिट्रेरी एक्शन जो है एग्जीक्यूटिव के से प्रोटेक्शन देता है आर्टिकल 21, लेकिन वो प्रोटेक्शन हमको लेजिस्लेटिव से नहीं देता है। मतलब जो कानून लिखा गया है वो चाहे वो सही हो गलत हो, आपको वो फॉलो करना है, आपको उसके अंतर्गत सजा मिलेगी, आपको उसके अगेंस्ट आप नहीं जा सकते हैं। लेकिन साल 1978 आते आते इस कंसेप्ट को ही बदल दिया गया और मेनका गांधी वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का केस आता है, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है।
इसके खिलाफ मेनका गांधी जो है याचिका दायर करती है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ये फिर क्वेश्चन करता है यूनियन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि आपने किस बेसिस पर किसी का पासपोर्ट जब्त कर लिया है। ये टोटली आप इसका जवाब दीजिए। तो यूनियन गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे पास पासपोर्ट एक्ट 1968 है, जिसके सेक्शन 10 में ये लिखा है कि नेशन के इंटरेस्ट में हम किसी का पासपोर्ट जब्त कर सकते हैं। क्योंकि मेनका गांधी ने इसमें याचिका दर्ज करते समय ये बोला था कि ये मेरे पर्सनल लिबर्टी का इंफ्रिंजमेंट है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये कोई वैलिड रीजन है ही नहीं कि आप किसी का पासपोर्ट इस बिना पर कर ले कि ये नेशन के इंटरेस्ट में नहीं है, वैलिड उसका रीजन होना चाहिए। तो उन्होंने इसको लैंडमार्क जजमेंट जो है वो मेनका गांधी के पक्ष में सुनाते हुए इसको इस कंसेप्ट को बदल दिया कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ जो है, जिसके अंतर्गत लॉ में कुछ भी लिखा है उसके अंतर्गत आपको सजा होगी या उसके अंतर्गत ही आपको काम करना होगा, उस कंसेप्ट को बदल दिया गया और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कंसेप्ट लाया गया जो हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अंतर्गत ये बात कही गई कि अगर कोई लॉ है तो उसको क्वेश्चन किया जा सकता है कि आप ये जो लॉ है वो आपको बनाने का अधिकार किसने दिया है, क्या ये वैलिड है या नहीं है, ये रेलिवेंट है या नहीं है। इन सब चीजों को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में पूछा जाता है। आप लोग मुझे एक बात बताइए कि फंडामेंटल राइट के अंदर राइट टू लाइफ का अधिकार है, तो क्या राइट टू डाई का भी अधिकार हमको फंडामेंटल राइट के अंदर दिया गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमको फंडामेंटल राइट के अंदर राइट टू डाई का राइट नहीं दिया गया है। हम अपने लाइफ को यूं ही क्विट नहीं कर सकते हैं। 2017 के पहले तक ये क्रिमिनल ऑफेंस था, लेकिन 2017 में इसको संसद में पास करके इस बिल को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया। और आप मतलब अगर राइट टू डाई या सुसाइड और इथुनेसिया, ये दो क्या चीजें हैं? देखिए, 2017 के बाद राइट टू सुसाइड को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया और भारत में पैसिव इथुनेसिया को लीगलाइज कर दिया गया। तो हम समझते हैं पैसिव इथुनेसिया, पहले इथुनेसिया है क्या? किसी व्यक्ति को स्वेच्छा मृत्यु जिसको बोलते हैं उसको इथुनेसिया बोलते हैं। अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा कोई बीमारी से ग्रसित है, जो उसकी जिंदगी मरने के समान है, जो बहुत गंभीर बीमारी से जी रहा है, जिसकी बीमारी बहुत लीथल है, जो मतलब उसका लाइफ जो है वो एकदम बेकार है, बेड पर ही बीत रहा है, तो वो क्या है, उसके लिए इथुनेसिया का कंसेप्ट लाया गया। लग्जमबर्ग, बेल्जियम जैसे कंट्री में इथुनेसिया लीगलाइज है। तो पैसिव इथुनेसिया और एक्टिव इथुनेसिया क्या है? पैसिव इथुनेसिया वो होता है कि जिसमें लाइफ सपोर्ट, जिस पर वो जिंदा है, जैसे वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, मेडिसिन, इन सब चीजों को कट करके उसके लाइफ सपोर्ट को खत्म कर दिया जाता है, लाइफ को खत्म कर दिया जाता है। जबकि एक्टिव एथनेसिया वो होता है कि डॉक्टर ही उसको ऐसी कंडीशन में दवा दे देते हैं या जो भी है मेडिसिन दे देते हैं जिससे उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। तो भारत में पैसिव एथनेसिया लीगलाइज है लेकिन एक्टिव एथनेसिया लीगलाइज नहीं है। तो दोस्तों ये टोटल जो है हमने आर्टिकल 21 के बारे में पढ़ा, आर्टिकल 21 के बारे में केस लॉज पढ़ा, कैसे वाइडर होता चला गया कंसेप्ट राइट टू लाइफ का, लिबर्टी का, और कैसे हमको कौन कौन सी राइट मिलती है इसके अंतर्गत। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। और मैंने बहुत कोशिश की है, मतलब मैंने अपनी तरफ से आपको समझाने की कोशिश की है। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ये डेफिनेटली आपको आपके एग्जामिनेशन में, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। ओके, थैंक यू, गुड बाय।